हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंटर स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने एक सीटेट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 2021 के ऑनलाइन पेपर जो हुए हैं उनका सॉल्यूशंस आपके सामने करा रहे हैं। तो ये इस वीडियो में हम लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि जो पेपर फर्स्ट हुआ था 16 दिसंबर को, उसका लैंग्वेज फर्स्ट जिसका हिंदी रहा होगा उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो एक पैसेज हिंदी में गिवन है, उस पैसेज को मैं जल्दी जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूँ। आग के इस लोगानुग्रही रूप का विग्रह अलाव भी है, जो न केवल शीत दूर करने का माध्यम है बल्कि लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक भी है। अलाव से ही जुड़े हैं नेह छो के अदृश्य बंधन, जिनके पाश में बंधा हुआ था समूचा गांव। जैसे जैसे बदलाव ने पांव पसारे हैं, अलाव अब प्राय स्मृति की चीज़ बनता जा रहा है। गांव जो अलाव के पास बैठकर अपने दुख सुख बांटता था, अब वह शहराता जा रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि समय के साथ साथ हमारे प्रेम और अपनत्व के दायरे सिमटते जा रहे हैं। शहरों से आयातित शहरीपन गांव की नस नस में समाता जा रहा है। दुमुहापन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनता जा रहा है। ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे। तो ये एक पैसेज आपको गिवन था जिसमें अलाव का मतलब होता है महाज्वाला या बॉन फायर, जो इंग्लिश में बॉन फायर जिसे कहते हैं। अब सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो कि 91 है, इससे पहले के जो 90 क्वेश्चन है जिसमें हमने सीडीपी मैथ और ईवीएस सॉल्व किया था, वो हमारे पार्ट नंबर 1 में सॉल्व किए हमने, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पहले उन क्वेश्चन को भी आप देख लेना। तो बढ़ते हैं इस 91 क्वेश्चन में। अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है? पहला ऑप्शन है ये हाथ सेकने का सर्वोच्च माध्यम है, गलत जवाब। हाथ सेकने के लिए क्यों? इसके चारों तरफ समूह में बैठने का नियम है, ये भी नहीं। इसे जलाने की सामग्री मिलजुल कर खरीदी जाती है, ये भी गलत है। एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है, तो यही सही है। एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। जब लोग गांव में जब ठंड होती है तो वहाँ पर एक आग लगा लेते हैं, उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर आपस में बातें करते हैं और अपने जो भी थॉट होते हैं, जो भी सोच होती है, वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो वही है कि एक दूसरे के कहने सुनने का मौका मिलता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। इसमें ये बोला गया है कि अलाव स्मृति की चीज़ क्यों बनता जा रहा है। अब ये आपको पैसेज के अंदर ही गिवन था। शहर के प्रभाव से गांव की जीवन शैली बदल दी है। अलाव जलाने की सामग्री समाप्त हो गई है, तो ऐसा तो कुछ आया ही नहीं था सेकंड ऑप्शन में जो है, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। या गांव के लोगों के पास समय का अभाव है, ऐसा भी नहीं था। बिजली आ जाने से अलाव की आवश्यकता नहीं रही, ये भी चीज़ गलत है सरासर। अलाव की मतलब जो आग की आवश्यकता है, जो बॉन फायर की आवश्यकता है, वो हमेशा रहेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है कि शहर के प्रभाव से गांव की जीवन शैली बदल दी है। जो शहर का जो कल्चर है, जो उनका, तो वो अब धीरे धीरे गांव की ओर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पैसेज में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे। इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा। अब इकहरे मन से बातें करने का मतलब यह है सीधी व स्पष्ट बात, मतलब सीधी हो और बात क्लियर हो, उसी को कहते हैं इकहरे मन से बातें करना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 94 में, और इसमें यह बोला गया है अब वह शहराता जा रहा है। लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है। तो ये बहुत ही सिंपल पैसेज आपको दिया हुआ था, ये पेपर फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो
उसमें ऑप्शन क्या है, आधुनिक होने के भाव से, सामूहिकता समाप्त होने के भाव से, शहर में बस जाने के भाव से, या लास्ट में है सभ्य एवं आधुनिक होने का भाव। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सामूहिकता समाप्त होने का भाव। शहराता जा रहे का मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं 95 को। गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है? अलाव का ना जलना, एक गहरे मन से बात करना, अपनेपन का भाव खत्म कम होना, या शीत दूर करने के नए तरीके अपनाना। तो फ्रेंड्स ये पैसेज के अंदर ये चीज़ लिखी हुई भी थी। पैसेज के अंदर एक सेंटेंस आया था जिसमें ये बताया था कि समय के साथ साथ हमारे प्रेम और अपनत्व के दायरे सिमटते जा रहे हैं, तो इसीलिए अपनत्व का जो भाव है वो कम हुआ है, इसीलिए शहरीपन की ओर ये संकेत कर रहा है। 96 में देखते हैं नेह छो का अर्थ क्या होता है। अब नेह छो का अर्थ होता है नेह स्नेह। स्नेह का मतलब होता है प्यार, यानी कि लव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दुमूहापन से तात्पर्य है दो विषयों पर एक साथ चर्चा करना, दो अवसर के अनुसार बात कहना, या कभी कुछ तो कभी कुछ कहना, या दो समान तरह के भाव रखना। अब दुमूहापन का मतलब होता है कभी कुछ कह देना और कभी कुछ कह देना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। इसमें ये बोला गया है लोकानुग्रही का संधि विच्छेद है। अब लोकानुग्रही का मतलब क्या है? फिलंथ्रोपिस्ट, यानी कि लोगों का कल्याण करने वाला, यानी उसको हम समाज सेवी के रूप में भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको फिलंथ्रोपिस्ट, लोकानुग्रही को। अच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा लोक प्लस अनुग्रही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही संधि विच्छेद होगा। पैसेज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक पैसेज में फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी लेंगे तो एक पैसेज होगा और एक पोएम दी गई होगी। पैसेज में आपके टोटल 9 क्वेश्चन दिए होते, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है पैसेज का। अपनत्व में मूल शब्द क्या है? अपनत्व में मूल शब्द अपनापन, अपन, अप या अपना। तो अपना होता है मूल शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमें एक पोएम दी रही, एक गद्यांश के बाद एक पद्यांश भी आपको पूछा जाएगा, जिसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पद्यांश को पढ़ के देखते हैं क्या इसमें बोला गया है। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, तांते जल नहा पहन श्वेत वसन आई, खुले लॉन में बैठ के दमकती लून आई, सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। उसके बाद बोला गया है नभ के उद्यान छल तले भेंट टीला, पड़ा हरा फूल कड़ा मेज पोश पीला, वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। उसके बाद पैरों में मखमल की जूती सी क्यारी, मेघ ऊन की गोला बुनती सुकुमारी, डोलती सलाई हिलता जल लहराया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। तो ये एक पद्यांश आपको गिवन है, जिसमें ठंड के बाद जब धूप निकलती है या बादलों के बाद जब धूप आती है, जब ठंड होती है, तो उसके बाद की एक घटना को एक पोएम्स के रूप में वर्णित किया गया है। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 900 की तरफ हम चलते हैं। कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? अब किस उपमान का प्रयोग किया है यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। इस लाइन में हमको सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया, यानी कि खरगोश से इसको लिंक किया। तो देखते हैं
पीले मेषपोश हरे फूल गाढ़े हो गए, या खुली पुस्तक के पन्ने फड़फड़ा रहे हो, या कोई युवती ऊन का गोला बुनती रही हो, या सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो। तो यही इसका करेक्ट था कि सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 101 में देखते हैं, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। कवि को बहुत दिनों बाद धूप में आने का अवसर मिला हो, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। तेज़ वर्षा के बाद उजली धूप निकली हो, इसकी भी बात नहीं की है, बारिश की बात हुई नहीं थी। बहुत दिनों बाद धूप में बैठने का आनंद आया हो, तो ये भी ऐसी कोई बात है ही नहीं। ऊपर यही था कि कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस भी आपके साथ किया था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया, धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है। तो फ्रेंड्स, इसमें सेकंड उसमें ही सेकंड पद्यांश जब सेकंड लाइन पढ़ोगे तो उसमें ये आप पाओगे कि ताते जल नहा श्वेत वासन आई, यानी कि श्वेत का मतलब होता है वाइट कलर, सफ़ेद। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है ये कि सफ़ेद रंग का, यानी कि वाइट कलर का। ये सेकंड लाइन में आपको गिवन था। 103 में चलते हैं, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है। तो ताते जल नहा ये भी आपका सेकंड लाइन में ही था, और ताते जल नहा श्वेत वसन आई, यानी कि ये जो है धूप के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका इसीलिए 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 104 में, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय है। पहला ऑप्शन है, समुद्र की लहरें उफन रही है, आकाश में सतरंगे बादल छाए हैं, या वृक्ष पर पत्ते लहरा रहे हैं, या नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। तो नभ मतलब आसमान में श्वेत बादल उड़ रहे हैं, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मुझे धूप ने बुलाया में अलंकार है। अब फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आता भी है। मैं सबसे पहले आपको ये इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मानवीकरण अलंकार होगा। अब मानवीकरण अलंकार कहते किसको हैं, इसकी एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो रिपीट करूँगा। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब मानवीकरण अलंकार उसे कहते हैं। यानी कि जब पेड़ को, पौधों को या बादल को, इन सबको किसी, ये सारी मतलब निर्जीव चीज़ जो सजीव चीज़ के साथ आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर ही मानवीकरण अलंकार लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टोटल पैसेज के और आपके गद्यांश के टोटल जितने भी क्वेश्चन हमने थे वो सारे सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पद्यांश और गद्यांश दोनों मिलाकर होंगे, और बाकी 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट से होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 106 की तरफ। भाषा की पाठ्यपुस्तक में पहेली और वर्ग पहेलियों को शामिल करना विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन योग्यता विकास करता है, विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्यपुस्तक को समझने में सहायता करता है। यह लास्ट ऑप्शन है, कक्ष का परिवेश जीवन एवं मित्रवत बनाता है। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता विकास करता है। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट के अंदर डेवलप होती है, और क्रिटिकल थिंकिंग ही पेपर के अंदर बोला जाता है कि स्टूडेंट को ऐसा पढ़ाया जाए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप उससे बालक को साथ सहानुभूति व्यवहार करेंगे। तो सहानुभूति तो नहीं करना चाहिए, ताकि वो अलग महसूस ना करे। बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर की निष्पादन की छूट देंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है।
जब उसको कोई छूट देगी तो उससे ये लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और मैं कमज़ोर बच्चा हूँ, तो उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग्स आएगी। नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथी को मदद करने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे और उसे श्रव्य सामग्री के साथ सहायता करेंगे, बिल्कुल सही है। यानी कि उसके साथ नॉर्मल बिहेव करना है। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है, कोई दृष्टिबाधित है जो, या कोई ऐसा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके साथ हमें नॉर्मल ही बिहेव करना होता है। और उसी के साथ साथ उसकी हम जो टीचिंग एड्स जो आप यूज़ करते हो उसकी सहायता से ऐसे टीचिंग एड्स उसके लिए बनाएंगे या उसके लिए यूज़ करेंगे जिससे वो आसानी से उन चीज़ों को समझ पाए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ, और इसमें ये बोला गया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, बिल्कुल गलत। औपचारिक तो होना ही नहीं चाहिए। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता हो। तो हम पढ़ाते इसलिए नहीं है कि किसी को उत्तीर्ण कर सके या किसी को फर्स्ट और किसी को फेल ला सके। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं अन्य माता पिता के साथ साझा करना। या लास्ट ऑप्शन है, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविध लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य में रूप में दत्त कार्य करना। तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर इसका 30 सही हो जाएगा। 108 के बाद 109 की तरफ चलते हैं। 109 में ये बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें नहीं पूछा जाता है उसको बहुत ध्यान से, उसके ऑप्शन को बहुत ध्यान से हमें रीड करना है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में ये पढ़ लेते हैं कि सही है और फिर उसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि ये एक सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है। ये एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसके अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों एवं सांकेतिक रूप से दर्शाई जाती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो भी तो ऐसा वो वातावरण प्रोवाइड करती है। ये एक साक्षरता के अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। ये गलत है। और लास्ट स्टेटमेंट है, ये पुस्तकों की में सबसे अच्छी है तथा कक्षावर पाठ्यकों एवं विद्यार्थी के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। तो पाठ्य जो क्रम पुस्तक होती है, जो बुक्स होती है स्कूल्स के अंदर, उससे ये अच्छी नहीं हो सकती है। मतलब नहीं होगी तभी वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही हो जाएगा कि ये पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है अन्य भाषाओं एवं विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृति समझने में। तो बच्चा तो बहुत छोटा है, वो समझ ही नहीं पाएगा अभी इन रीति रिवाजों को, राष्ट्र को इतनी जल्दी से, जब तक उसको भाषा की सही नॉलेज ना हो। अन्य विद्यार्थियों के साथ जुड़ने एवं तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते हुए भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया, मतलब कुछ गलतियां देखी और क्या महसूस किया। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लापरवाही की वजह से वो जानबूझ के गलतियां कर रहे हो या लापरवाही बरत रहे हो। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रहे हैं।
तो ये तो सरासर गलत है, ये नेगेटिव पॉइंट जाता है और टीचिंग के फील्ड में ये नेगेटिव पॉइंट है कि हम बच्चों को दंड दे या उनको पनिशमेंट दे। बच्चों की त्रुटियाँ स्वाभाविक है और उनकी अधिगम की संकेतक है। तो फ्रेंड्स यही इसका सही ऑप्शन है, यानी कि जो गलतियां होना है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और उसी से बच्चा क्या होता है, सीखता भी। अधिगम का मतलब क्या है, लर्निंग करता है उसी से वो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ समर्जित अंत्यक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में पहला ऑप्शन है, अपने पार्ट को इस तरीके से योजना बनाए कि वह कक्षा में अकेले बैठें तथा कक्षा में अंत्यक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। तो वाइगोट्स्की ने ये बात नहीं बोली है। ऐसी पाठ योजना बनाए जिसके अंत्यक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल ना की जाए। तो ये भी गलत है। खेल और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। तो ये तो गलत ही है। अच्छा, रिवार्ड भी देना यानी कि अवार्ड देना, पुरस्कार देना, ये भी एक गलत माना जाता है, क्योंकि उससे फिर दूसरे बच्चे जिनको रिवॉर्ड नहीं मिला या इनाम नहीं मिला उनके अंदर एक कमतरी का एहसास होता है, उनको नेगेटिव फीलिंग उनके अंदर डेवलप हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है कि जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंत्यक्रिया कर सके। तो फ्रेंड्स ये सही है, जब वो जोड़े बनाएंगे, जब पेयर्स में काम करने के लिए बोलेंगे तो अपने फ्रेंड्स से कुछ ना कुछ सीखेंगे वो, और फिर वो उनके साथ अपनी अंत्यक्रिया करेंगे। अंत्यक्रिया का मतलब ये हुआ यहाँ पर वो अपने जो भी उनके थॉट है वो आपस में डिस्कस करेंगे और उनसे फिर कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो ये तो गलत है। कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना, कठोर नियम बनाने से ही हम पहले एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि कठोर नियम बनाना, सख्त सज़ा देना, ऐसे हम क्लास में नहीं करेंगे। ये सुनिश्चित करना कि उसके कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उनकी स्वीकृति का एक महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो। तो फ्रेंड्स यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उनके साथ जब कोई भेदभाव नहीं होगा और उनको ये लगेगा कि उनको इम्पोर्टेंस क्लास में दी जा रही है, तो वो फिर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं क्लास में और फिर कुछ लर्निंग करते हैं, कुछ सीखते हैं, जिससे उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है, इफ़ेक्टिव बनती है फिर। तो हमें इफ़ेक्टिव लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। भारतीय कक्षा बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। तो ये गलत है। उनकी मातृभाषा को भी इम्पोर्टेंस क्लास में देनी चाहिए, जिससे वो फिर खुलकर अपनी बात रख सके। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोली जानी चाहिए, विद्यालय में नहीं। तो ये तो गलत ही है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, एकल भारतीय नहीं होने चाहिए, यानी कि एक ही लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड नहीं होने चाहिए। बच्चा लास्ट ही ऑप्शन है, उसको भी हम एक बारी पढ़ लेते हैं। वही ऑप्शन से ये होगा, शिक्षक शिक्षार्थियों की उनकी स्वयं की भाषाओं में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। तो ये बिल्कुल सही है कि जो उनकी लैंग्वेज जो है, उनकी मातृभाषा जो है, या वो जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, टीचर उनको क्या करें, उनको सपोर्ट करे और उनकी उस लैंग्वेज को उनको सम्मान दे, उनके विचारों को सम्मान दे, जिससे होगा क्या, स्टूडेंट के अंदर अंदर से ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मेरी बात सुनी जा रही है। यानी कि जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, जिससे उसके अंदर अंदर से कॉन्फिडेंस भी डेवलप बूस्ट होगा और
फिर वो अपने विचार को जल्दी से वो साझा कर पाएगा और खुलकर वो लर्निंग इफेक्टिव कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में चलते हैं। भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके। तो ये वाइगोट्स की ही इसकी बात करते हैं। ऐसा क्यों? जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वो अपना काम शेयर समाप्त करने में सक्षम होंगे। तो जल्दी के लिए हम काम ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम इसलिए देंगे ताकि बच्चा कोई अपनी जो भी विचार है वो आपस में सीखे और एक दूसरे से भी वो अधिगम करे, मतलब लर्निंग करे, जिससे एक स्टूडेंट दूसरे के थॉट को सुने और दूसरा स्टूडेंट पहले वाले के थॉट को सुने। जब वो आपस में उन थॉट को सुनेंगे तो एक डिस्कवरी एक तरीके से लर्निंग कर पाएंगे वो, और फिर उससे एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो इसमें देखते हैं, इससे शिक्षक का कार्य कम होता है। तो शिक्षक के कार्य कभी भी कम के लिए हम जो भी ऑप्शन होगा उसको गलत कर देंगे। शिक्षक का कार्य कम होना या अवार्ड देना या दंड देना या जिसे पनिशमेंट देना कहते हैं, ये सारे ही ऑप्शन नेगेटिव होते हैं। इसको आप देखते ही एलिमिनेट करना। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। तो फ्रेंड्स यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अर्थपूर्ण हो। अर्थपूर्ण का मतलब मीनिंगफुल कार्य हो। मीनिंगफुल कार्य कैसा हो? मीनिंगफुल। जब तक मीनिंगफुल कोई कार्य नहीं होगा, जब कोई वर्क नहीं होगा, जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं। तो इस प्रकार के मीनिंगफुल कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और फिर वो सीखते हैं, इसलिए वही उसका सही था। क्वेश्चन नंबर 116 में देखते हैं। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चों को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। ये डैश का लक्षण हो सकता है। अच्छा, भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई होना यानी कि पढ़ने में अक्षमता, जिसे हिंदी में डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको डिसलेक्सिया लिखा जाता है। डिसलेक्सिया। पहला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है उसके अंदर बच्चा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होंगे, जैसे प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना या एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीज़न करना, इन सब चीज़ों में वो अक्षम होगा, मतलब सही से नहीं कर पाएगा, तो उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। तो वो डिसकैलकुलिया होता है, एक तरीके का डिसऑर्डर है। डिसग्राफिया इज़ बेसिकली रिलेटेड टू राइटिंग प्रोसेस। वहाँ लिखा हुआ भी है सेकेंड ऑप्शन में। लिखने में क्षमता यानी कि वो पढ़ तो सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें पढ़ नहीं सकता है लेकिन पढ़ तो सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, उसे डिसग्राफिया डिसऑर्डर कहा जाता है। लेकिन डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया में क्या अंतर है? डिसलेक्सिया में पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी अक्षमता हो सकती है, लेकिन डिसग्राफिया में सिर्फ लिखने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ वो सकता है। और आपका डिस्प्रेक्सिया है जिसमें प्रयोग एवं अभ्यास करने में अक्षमता, यानी कि वो जब क्या करता है, जब कोई वो अभ्यास करता है या एक तरीके से कहते हैं रिवीजन करता है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम क्रिएट आती है, उसी को कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। तो ये लर्निंग डिसऑर्डर को हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक लर्निंग डिसऑर्डर आपसे पेपर में ज़रूर पूछा जाने वाला है, तो आप लर्निंग डिसऑर्डर जितने भी हैं वो अच्छे से देख कर जाए पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 116 के बाद क्वेश्चन नंबर 117 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? यहाँ पर सही है की बात पूछी गई है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, ये गलत है। आकलन तो डेली बेसिस पे भी किया जाता है, आपका वीकली भी किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन में है, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य पूरे राज्य में एक ही आयोजित करनी चाहिए, ये भी गलत है। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। यानी कि आकलन जो हो स्कूल खुद भी ले सकता है और वो उसको अपने तरीके से करा भी सकता है। और लास्ट ऑप्शन तो इसलिए गलत हो गया कि आकलन वर्षा में एक बार आयोजित करना चाहिए, तो एक बार नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस होता है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं?
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सीटेट ने दिया है वो इसके 2 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन जो है पाठ्य पुस्तक है, यानी कि पाठ्य पुस्तक जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, या अगर कोई और सा बोर्ड है तो वो उस यूनिवर्सिटी की बुक उस बोर्ड की बुक देखेगा। और सेकंड ऑप्शन कार्य पुस्तिका, यानी कि जिसको इंग्लिश में वर्क बुक के नाम से भी जाना आता है। तो दोनों को ही शामिल किया गया। जिसने भी पहला और दूसरे में ऑप्शन लगाया था उनको वहाँ पर मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में देखते हैं। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को डैश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जब कोई इस तरीके के फोल्डर्स बनाता है तो उनको कहा जाता है पोर्टफोलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के नाम से इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हिंदी का जो हमारा ये लैंग्वेज का पार्ट है, जिसमें हम फर्स्ट लैंग्वेज सॉल्व कर रहे थे पेपर 1 का 16 दिसंबर को जो हुआ था। तो इसके लास्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ जन्म लेता है। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा से या सिद्धांत से मेल खाता है? पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, सहज ज्ञानवाद या भाषा अर्जन उपकरण, या लास्ट ऑप्शन है पुनर्बलन। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकंड ऑप्शन है, सहज ज्ञानवाद। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन जो कि फर्स्ट पेपर 1 में पूछे गए थे, और ये 16 दिसंबर को पेपर हुआ था सीटेट का, उसके ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। तो हिंदी लैंग्वेज के ये हिंदी लैंग्वेज जिसका भी फर्स्ट सब्जेक्ट रहा होगा तो उसके 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। आपका वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।